वेलकम टू अ मंजिल विद अंसारी यूट्यूब चैनल। अगर आपको डीएसबी टीचिंग मेथोडोलॉजी से रिलेटेड यूजफुल वीडियोस पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम NIOS 502 यूनिट 5 का इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा विषय है यूनिट 5, कक्षा प्रबंधन, क्लासरूम मैनेजमेंट। देखिए, जब मैं ये शब्द सुनता हूं मैनेजमेंट, तो मेरे दिमाग में तो एक ही तस्वीर आती है, एक सख्त टीचर जो बच्चों से कह रहा है चुप रहो। क्या ये मैनेजमेंट बस कंट्रोल करने का एक नया नाम है? यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। और ये जो हमारा मटेरियल है वो सबसे पहले इसी को क्लियर करता है। यहाँ मैनेजमेंट का मतलब नियंत्रण बिल्कुल नहीं है। इसका असली मतलब है अधिगम की सुविधा देना, मतलब लर्निंग को फैसिलिटेट करना। अच्छा हाँ, आप ये सोचिए कि एक टीचर मैनेजर नहीं है बल्कि एक आर्किटेक्ट है। वो एक ऐसा माहौल डिजाइन कर रही है जहां सीखना अपने आप हो, नेचुरली। आर्किटेक्ट, ये शब्द मुझे बहुत पसंद आया। तो ये बच्चों को सिर्फ शांत रखने के बारे में नहीं है, ये उनके सीखने के लिए एक माहौल बनाने के बारे में है। लेकिन ये इतना जरूरी क्यों है? अगर कंटेंट अच्छा हो तो बच्चे वैसे ही सीख लेंगे, है ना? नहीं, यहीं पर साइकोलॉजी का एक बहुत दिलचस्प कनेक्शन आता है। देखिए, 3 चीजें जुड़ी हुई हैं: सहानुभूति यानी एम्पैथी, अंतःक्रिया यानी इंटरैक्शन, और अनुशासन यानी डिसिप्लिन। पुरानी सोच कहती थी कि पहले अनुशासन लाओ फिर पढ़ाई होगी, पर ये मटेरियल कहता है कि ये क्रम बिल्कुल उल्टा है। उल्टा है मतलब ये कि जब एक टीचर सहानुभूति दिखाता है, बच्चों को समझता है, तो एक सुरक्षित माहौल बनता है। उस माहौल में बच्चे सवाल पूछने से डरते नहीं हैं, तो इंटरैक्शन बढ़ता है। सही बात है। और जब बच्चे पढ़ाई में, डिस्कशन में इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो अनुशासन अपने आप आ जाता है। वो एक बाय प्रोडक्ट बन जाता है, उसे थोपना नहीं पड़ता। ये तो पूरी सोच को ही पलट देता है कि अनुशासन लक्ष्य नहीं है, नतीजा है। मुझे याद है, स्कूल में जिन टीचर से डर लगता था उनकी क्लास में शांति तो होती थी, लेकिन सवाल पूछने की हिम्मत नहीं होती थी। बिल्कुल, और वो शांति प्रोडक्टिव नहीं होती। इस पूरे प्रोसेस को याद रखने के लिए एक 3 P's का जिक्र है। प्लानिंग मतलब सही योजना, प्रोसेसिंग मतलब उस योजना को क्लास में लागू करना, और नतीजा होता है पीस, मतलब एक अनुशासित माहौल। प्लानिंग, प्रोसेसिंग और पीस, ठीक है। तो अगर एक टीचर इन 3 P's को ठीक से फॉलो करे तो उसकी क्लास का माहौल कैसा होगा? इस मटेरियल में माहौल को भी कुछ श्रेणियों में बांटा गया है ना? हाँ, और ये बहुत प्रैक्टिकल है। 3 स्तर है। सबसे निचला स्तर है दुष्क्रिया या डिसफंक्शनल। ये वो क्लास है जहां बस केओस है, शोरगुल है और लर्निंग बिल्कुल जीरो है। ओके, मतलब पूरी तरह से अव्यवस्था। और इसके ऊपर आता है पर्याप्त यानी एडिक्वेट। ये वो क्लास है जहां शांति तो है, लेकिन डर से या दबाव से है, फोर्स डिसिप्लिन जिसे कहते हैं। बच्चे चुप हैं क्योंकि उन्हें डांट का डर है, वो खुश नहीं है। हाँ, ऐसी क्लासेस में हम सब पढ़े हैं। तो फिर सबसे अच्छा स्तर कौन सा हुआ? सबसे अच्छा स्तर है व्यवस्थित या ऑर्डरली। ये छात्र केंद्रित होता है। यहाँ बच्चे इसलिए अनुशासित हैं क्योंकि वो सीखने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं, वो इंगेज्ड हैं। इसको याद रखने के लिए एक DO ट्रिक भी है: D फॉर डाउन, A फॉर एवरेज, O फॉर आउटस्टैंडिंग। डिसफंक्शनल, एडिक्वेट, ऑर्डर। अच्छा, लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प बात है। ये जो सबसे अच्छा ऑर्डरली माहौल है वो भी 2 तरह का हो सकता है, एक कंट्रोल्ड और दूसरा फ्रेंडली। इनमें क्या फर्क है? इनमें जमीन आसमान का फर्क है। एक कंट्रोल्ड माहौल में नियम बहुत कठोर होते हैं, रिजिड। टीचर एक बॉस की तरह होता है और पिन ड्रॉप साइलेंस पर पूरा जोर होता है। और फ्रेंडली माहौल में कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि डिसिप्लिन कम हो जाएगा? ये एक आम डर है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक फ्रेंडली माहौल में नियम होते हैं, पर वो लचीले होते हैं, फ्लेक्सिबल। और सबसे बड़ी बात, जो भी पढ़ाया जाता है वो बच्चों के लिए अर्थपूर्ण यानी मीनिंगफुल होता है। इसलिए बच्चे उस प्रक्रिया का हिस्सा बने रहना चाहते हैं। और यहीं से ये निष्कर्ष निकलता है, फ्रेंडली माहौल में ही मीनिंगफुल लर्निंग होती है। तो एक क्लास को असल में मीनिंगफुल बनाने के लिए सिर्फ कंटेंट ही नहीं, माहौल भी जरूरी है। इसी से जुड़ा हुआ अगला कॉन्सेप्ट है कक्षा के 2 स्तंभ। ये क्या है? ये एक बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट है। ये कहता है कि एक अच्छी क्लास 2 पिलर्स पर खड़ी होती है। पहला है
भौतिक या फिजिकल पिलर। फिजिकल मतलब क्लास की सुविधाएं, सही रोशनी, हवा, बैठने की जगह, ब्लैक बोर्ड, चार्ट्स, जो चीजें हमें दिखती हैं। ठीक है। और दूसरा स्तंभ? दूसरा स्तंभ है मानवीय या ह्यूमन। ये वो चीजें हैं जो हम महसूस करते हैं। टीचर स्टूडेंट का कनेक्शन, एम्पैथी, एक दूसरे को समझना। अगर कोई बच्चा देर से आता है तो चिल्लाने से पहले ये पूछना कि सब ठीक है, ये ह्यूमन पिलर है। फिजिकल कंफर्ट और ह्यूमन कनेक्शन, इसे हम पीएच फैक्टर कह सकते हैं। बिल्कुल, पीएच फैक्टर। दोनों का बैलेंस बहुत जरूरी है। अच्छा, अब थोड़ा प्रैक्टिकल बातों पर आते हैं। इन पिलर्स को खड़ा करने के लिए स्पेस और टाइम को कैसे मैनेज करें? पहले जगह की बात करते हैं। क्या बैठने का तरीका सच में इतना असर डालता है? बहुत ज्यादा। देखिए, अगर आप लेक्चर दे रहे हैं तो ट्रेडिशनल रोज ठीक है, लेकिन अगर आप डिस्कशन चाहते हैं तो यू शेप सीटिंग सबसे अच्छी है। उसमें सब एक दूसरे को देख सकते हैं, टीचर सबको देख सकता है, एक बराबरी का एहसास होता है। सही बात है। इसका एक सिंपल सा नियम है, सी एंड बी सीन। टीचर को हर बच्चा दिखे और हर बच्चे को बोर्ड और टीचर दिखे। विजिबल इज टीचेबल, समझ गया। और समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट, जैसे कहा जाता है कि सिलेबस नवंबर तक खत्म करो, इसमें नया क्या है? इसमें जो गहरा शब्द है वो है पेसिंग। ये सिर्फ सिलेबस खत्म करने की दौड़ नहीं है। सही पेसिंग का मतलब है कि बच्चों पर अचानक से प्रेशर न डाला जाए। आप धीरे धीरे एक सही रफ्तार से कॉन्सेप्ट्स को समझाएं ताकि वो उन्हें एब्जॉर्ब कर सकें। इससे बच्चों की एंजाइटी कम होती है। ये बहुत अहम बात है। ठीक है, हमने माहौल, स्पेस और टाइम की बात कर ली। अब आते हैं असली चीज पर, सीखना। मटेरियल में निजी और सामूहिक दोनों तरह की लर्निंग पर जोर है। पहले निजी अधिगम की बात करते हैं। निजी अधिगम या इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग इस विचार पर आधारित है कि हर बच्चा यूनिक है, वो अपनी रफ्तार से सीखता है। यहाँ बीएफ स्किनर के अभिक्रमित अनुदेशन या प्रोग्राम लर्निंग का जिक्र आता है। प्रोग्राम लर्निंग, आसान शब्दों में इसका क्या मतलब हुआ? मतलब है कि किसी भी टॉपिक को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दिया जाए। बच्चा एक हिस्सा पूरा करता है, उसे तुरंत फीडबैक मिलता है, फिर वो अगले पर जाता है। अगर वो गलती करता है तो आगे नहीं बढ़ पाता। इससे वो सेल्फ करेक्शन यानी अपनी गलती खुद सुधारना सीखता है। और इसमें असाइनमेंट्स का क्या रोल है? वो तो अक्सर बस मार्क्स के लिए होते हैं। और यही उनका गलत इस्तेमाल है। असाइनमेंट का असली मकसद बच्चों की कमियों को पहचानना है और उन्हें सही दिशा देना है। ये एक पूरा चक्र है। काम दो, बच्चा करे, आप चेक करके फीडबैक दो और फिर बच्चा उसे सुधारे। वो फीडबैक वाला स्टेप सबसे जरूरी है। ठीक है, अब आते हैं सामूहिक अधिगम पर, ग्रुप लर्निंग। यहाँ पर टीचर का रोल कैसे बदलता है? एक फ्रेज है, सेज ऑन द स्टेज से गाइड ऑन द साइड बनना। हाँ, ये एक बहुत बड़ा माइंडसेट शिफ्ट है। सेज ऑन द स्टेज वो टीचर है जो मंच पे खड़ा होकर ज्ञान दे रहा है, लेकिन गाइड ऑन द साइड वो टीचर है जो साइड में रहकर बच्चों को एक दूसरे से सीखने में मदद कर रहा है। वो एक फैसिलिटेटर है। इससे बच्चे सिर्फ कंटेंट नहीं बल्कि सोशल स्किल्स भी सीखते हैं। लेकिन ग्रुप्स बनाना भी तो एक चुनौती है। क्या हमें होशियार बच्चों को एक साथ और औसत बच्चों को एक साथ रखना चाहिए? बिल्कुल नहीं। ये मटेरियल साफ साफ बताता है कि यह तरीका ठीक नहीं है। अगर आप योग्यता के आधार पर ग्रुप बनाते हैं तो कुछ बच्चों में हीन भावना आ सकती है। अगर आप रुचि के आधार पर बनाते हैं तो भी उनका अनुभव सीमित हो जाता है। तो फिर सबसे अच्छा तरीका क्या है? सबसे अच्छा और सुझाया गया तरीका है मिश्रित या हेट्रोजीनियस ग्रुपिंग। मतलब अलग अलग योग्यता, अलग अलग बैकग्राउंड के बच्चों को एक साथ रखना। अच्छा, मिक्स्ड ग्रुप्स। हाँ, क्योंकि यहाँ असली पेयर लर्निंग होती है। एक बच्चा दूसरे को सिखाता है और सीखते सिखाते दोनों का कॉन्सेप्ट मजबूत होता है। इसके लिए कैची फ्रेज है, मिक्स इज फिक्स। मिक्स ग्रुप्स लर्निंग गैप्स को ठीक करते हैं। मिक्स इज फिक्स, ये याद रहेगा। अब ये सारी रणनीतियां तभी काम करेंगी जब बच्चे सीखने के लिए तैयार हों, और यहीं पर अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन का रोल आता है। बिल्कुल, मोटिवेशन सीखने का ईंधन है और ये दो तरह का होता है। एक है बाहरी या एक्सट्रिंसिक, मतलब इनाम या सजा का डर। टॉप करोगे तो साइकिल मिलेगी। ये थोड़े समय के लिए काम करता है पर इसकी आदत अच्छी नहीं है। और दूसरा और सबसे मजबूत है आंतरिक या इंट्रिंसिक मोटिवेशन। ये अंदर से आता है, सीखने की खुशी, जिज्ञासा। एक टीचर का असली काम इसी को जगाना है। और इसे जगाने के तरीके क्या हैं? बच्चों को विकल्प दीजिए, गिव चॉइसेस, उन्हें रचनात्मक सुझाव दीजिए।
कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। इसके लिए एक सिंपल सा मंत्र है, फोकस ऑन मजा, नॉट जस्ट सजा। सीखने में मजा आना चाहिए। मजा, सजा नहीं। बहुत बढ़िया। पर क्या हो जब इन सब के बावजूद कोई बच्चा अनुशासनहीनता करे? उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? देखिए, अनुशासनहीनता अक्सर एक लक्षण होता है, बीमारी नहीं। इसके दो मुख्य कारण हो सकते हैं। या तो बच्चा पढ़ाई से बोर हो रहा है, या वो आपका ध्यान खींचने की कोशिश कर रहा है, अटेंशन सीकिंग। जी। दोनों ही मामलों में समाधान है उसे किसी रचनात्मक काम में व्यस्त रखना। अ बिजी स्टूडेंट इज अ डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट। एक व्यस्त छात्र एक अनुशासित छात्र होता है। ये तो हर पेरेंट को भी याद रखना चाहिए। आखिर में इन सब बातों को एक कानूनी ढांचे में भी रखा गया है, आरटीए एक्ट 2009। उसके बारे में ये मटेरियल क्या कहता है? हाँ, आरटीए एक्ट का सेक्शन 24 टीचर के कर्तव्यों की बात करता है। इसमें दो बातें बहुत खास हैं। पहली, एक टीचर को हफ्ते में कम से कम 45 घंटे काम करना होता है, जिसमें तैयारी का समय भी शामिल है। 45 घंटे? हाँ, और दूसरी, जो बहुत जरूरी है, कि सरकारी टीचर प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते, ताकि कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो। इसे आप 45 का फंडा कह सकते हैं। 45 का फंडा, ठीक है। तो अगर मैं इस पूरी चर्चा को समेटने की कोशिश करूं, तो मुझे एक बड़ा पैटर्न दिख रहा है। ये हर स्तर पर कंट्रोल से कोलैबोरेशन की तरफ, नियमों से रिश्तों की तरफ जाने की बात है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। अगर इस पूरे यूनिट का सार निकालना हो तो वो 3 शब्दों में आता है, 3F। एक टीचर को 3 गुण अपनाने चाहिए: फ्रेंडली, फ्लेक्सिबल और फैसिलिटेटर। फ्रेंडली, फ्लेक्सिबल, फैसिलिटेटर, मित्रवत, लचीला और सुविधादाता। ये सिर्फ तकनीकें नहीं है, ये एक पूरी फिलॉसफी है। ये साफ है कि एक अच्छी क्लास का राज नियमों में नहीं, रिश्तों में छिपा है। बिल्कुल सही। ये इस बारे में है कि आप बच्चों को कैसे देखते हैं, ज्ञान से भरे जाने वाले खाली बर्तन की तरह, या जलने के लिए तैयार मोमबत्तियों की तरह, जिन्हें बस एक चिंगारी की जरूरत है। ये था NIOS 502 यूनिट 5 का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।